रोहन जी, आपको इस सवाल का सामना करना पड़ेगा और वो सवाल ये है कि 24 में अब कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में अगर सिर्फ भारत जोड़ो पर आपका फोकस रहेगा और आप अपना जहां जहां चुनाव है वहां लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो भारत तो आपके साथ जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अंजना जी, मेरी आपसे बेनती है, जो मैंने बाय इलेक्शन की बात की, शायद आप उस पर भी अपना थोड़ा फोकस करती तो शायद थोड़ी सी आपको तस्वीर जो मैं बताना चाह रहा हूं आप देख पाते। मैंने आपको महाराष्ट्र की बात की, मैंने आपको वेस्ट बंगाल की बात की, मैंने तमिलनाडु की बात की। ये नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं जो परिणाम आ रहे हैं और हम लोग उसमें से सीख रहे हैं। जो टीएमसी के सामने हमने मजबूती से लड़ा चुनाव, आप सोचे 20,000 से ज्यादा वोटों से जितना जो स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे उनके मिनिस्टर थे जिनका देहांत होने के बाद में बाय इलेक्शन हुआ। भाजपा को सिर्फ 25,000 वोट वहां पे मिले, 80,000 से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले। ये छोटी चीज नहीं है अंजना जी। जहां पे हमारी 0 सीट थी वहां पे हमारे एक कैंडिडेट का 22,000 से जीत के आना, ये एक रिवाइवल की साइन है। यही महाराष्ट्र में जहां पे पावर गेम चल रहा है, हर रोज नए तर्क निकाल के बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वहां पे बीजेपी का 1990 के बाद हारना ये छोटी चीज नहीं है। मैं मानता हूं हमारा परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट में जो चाहे हम नहीं आ रहे, पर हम खड़े हो रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। और दूसरी आखिरी चीज कहना चाहूंगा अंजना जी, एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, कि आप जब जनता के सामने ईमानदारी से तथ्यों को लेके जाते हैं, आप कितना भी साम दाम दंड भेद कर ले, एक समय आता है जब ये पावर की पराकाष्ठा हो जाती है। यही शुरुआत में महाराष्ट्र में देख रहा हूं, यही शुरुआत में वेस्ट बंगाल में देख रहा हूं कि जनता ने दोनों का मिश्रण देख लिया और आखिर में लगता है कि यार कांग्रेस तो अच्छी थी यार, अब कांग्रेस के पास ही जाना है। महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल पर वो ले जाना चाह रहे हैं। बाई इलेक्शंस जो है वो इसके विपरीत कह रहा है अमित मालवीय जी। तो वो कह रहे हैं कि 24 की दस्तक वो है, 24 की झांकी वो है। अंजना जी, आपने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात करी नागालैंड में, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट की पूरी विक्ट्री है, मैं उसको एक थोड़ा संदर्भ में डालना चाहता हूँ, फिर मैं इन बाइपोल्स की भी चर्चा करूंगा। नागा पीस टॉक जो नागालैंड में चल रहे हैं और जिसको लेके प्रधानमंत्री जी की बहुत अहम भूमिका रही है और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस पीस टॉक्स को खुद लीड किया है, जिसकी वजह से नागालैंड में जो विकास की गति है तेजी से बढ़ी है, उसका आज परिणाम है कि जो आप नागालैंड में भाजपा के गठबंधन की सरकार देख रहे हैं। त्रिपुरा जैसे प्रदेश में एक ब्रू कम्युनिटी हुआ करती थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन उनके बहुत सालों से विस्थापित होने का विषय था, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गृह मंत्री जी की अगुवाई में रिजॉल्व किया। इस प्रकार के तमाम ऐसे इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट के लिए लिए गए। अगर आप पहले कभी नॉर्थ ईस्ट में गई हो यूपीए के कार्यकाल में या एनडीए के कार्यकाल से पहले, तो वहां कई कई दिनों तक इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता था। गाड़ियां नहीं चलती थी, ट्रक नहीं चलते थे, सिलेंडर नहीं पहुंचते थे, पेट्रोल नहीं पहुंचता था। पिछले 9 वर्षों में एक भी बार इस प्रकार का इकोनॉमिक ब्लॉकेड नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट एक बड़े टूरिज्म के हब की तरह विकसित हुआ और इसका परिणाम ये है कि चाहे कोई भी व्यक्ति आसाम में लैंड करे, वो नागालैंड भी जाता है, त्रिपुरा भी जाता है, मेघालय भी जाता है, और वहां की जो अर्थव्यवस्था है जो सुधरी है, जो स्थानीय लोगों का विकास हुआ है, उसका परिणाम यह है कि आज हमारी सभाओं में, हमारी रोड शो में, जिन विधानसभाओं में 20-25 हजार लोगों का वोट है, ऐसी जगहों पे 10-10 हजार लोगों की सभाएं होती है, हजारों लोग प्रधानमंत्री जी के रोड शो में आते हैं, गृह मंत्री जी के रोड शो में उनके काफिले के लिए खड़े होते हैं। ये जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है, ये सिर्फ मालवीय, ठीक है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, ठीक है, पीएम की लोकप्रियता और उनके चेहरे पर आपका चुनाव लड़ा है, उसको कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं त्रिपुरा में। आपको ये भी बताना चाहिए कि हमने सही वक्त पर मुख्यमंत्री बदल दिया, विप्लव देव को हटाकर मानिक साहा को बना लिया, वो स्ट्रेटेजिकली सही डिसीजन था। आपको ये भी बताना चाहिए मैनिफेस्टो में हमने 5 रुपए में भोजन की बात कही, हमने 2 स्कूटी देंगे हम कॉलेज गोइंग गर्ल्स को, इसकी बात की, 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, इसकी बात की। तो ये सब जो आपने वादे किए हैं उसके बारे में भी आपको जिक्र करना चाहिए। 6,000 मछुआरों को देंगे क्योंकि लगभग 18% वहां पर एससी कम्युनिटी है, और ग्रेटर ऑटोनॉमी, आदिवासी क्षेत्रों को ज्यादा स्वायत्तता देंगे। ये सब आपने किया है, तो वो सब का भी मेंशन होना चाहिए। आप लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, मतलब सिर्फ काम पर आपका वो नहीं था फोकस, आपको पता था कि कुछ ना कुछ लोक लुभावन बातें मैनिफेस्टो में करनी पड़ेंगी। अंजना जी, आप तो कह रही है कि किसी भी दल को अपने आने वाले कार्यकाल के लिए वादे नहीं करने चाहिए। चुनाव में और राजनीति में राजनीतिक दल तो अपनी बात रखते ही हैं
और अगर हम आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्ता की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है, और हमने वो किया भी है। मैंने आपको ब्रू कम्युनिटी का उदाहरण दिया, तो अगर हम वो कर सकते हैं तो हम अन्य क्षेत्र में भी इसको और व्यापक रूप से कर सकते हैं। 5 साल के कार्यकाल में जितना एक सरकार कर सकती थी उससे कहीं अधिक हमने करने का प्रयास किया और आने वाले दिनों में भी करेंगे। अगर त्रिपुरा में लेफ्ट के समय में ऐसी स्थिति थी, लोग भूखे पेट जा रहे थे, और आज हमारे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की योजना दी है और हम 5 रुपए में भोजन देने या थाली देने की बात कर रहे हैं, तो वो वहां के लोगों के विकास के लिए विषय है, वहां के लोगों को मजबूती देने के लिए और उनके भरण पोषण का विषय है। इसी प्रकार से अगर हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, हम उनके पढ़ने को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हम स्कूटी की बात करते हैं, तो वो किसी आधार पर हमने किया है और सभी सरकारें करती हैं। और जहां तक आपने कहा कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम किसी भी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव है। आपने देखा होगा हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ तो हमारे बड़े आला नेता उतरे। हम एमसीडी के दिल्ली के चुनाव में हमारे बड़े आला नेता उतरे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन चुनाव की तरह लड़ना चाहिए और ये सोच के लड़ना चाहिए कि आखिरी चुनाव है। देखिए, हम लोगों के पास मॉरल विक्ट्री का ऑप्शन नहीं है, हम लोगों के पास गुलमर्ग में जाके स्विंग करने का ऑप्शन नहीं है, हम लोगों के पास चुनाव के बीच में कैम्ब्रिज और कोलंबिया में जाके भाषण देने का ऑप्शन नहीं है। हम लोग मेहनत कश लोगों की पार्टी है, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों से उठे हुए कार्यकर्ता है, नेता है, और हम मेहनत के बल पर राजनीति करते हैं। तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या उनके बाद जितने ही हमारे नेता हो, हम सब मेहनत के दम पर राजनीति करते हैं और लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखते हैं। अब इसमें किसी को क्या शिकायत हो सकती है? अगर कुछ राजा महाराजा या बड़े जो डायनास्ट नेता है वो अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, हम समाज के लिए जीवन जीना चाहते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोहन जी, एक जल्दी से कमेंट आपसे। और ये देखिए ना सर, टिपरा मोथा नई पार्टी 13 है और आप गठबंधन करके 14 पर अटके, लेफ्ट प्लस कांग्रेस। अंजना जी, आपने भाजपा प्रवक्ता को सवाल पूछा, बाई इलेक्शन का नाम भी नहीं आया, और ये इनकी 18 घंटे की मेहनत का ही नतीजा है कि महंगाई इतनी बड़ी है, बेरोजगार इतनी बड़ी, और ये 18 घंटे की मेहनत का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पे ये लोग स्ट्रांग होने का दावा कर रहे हैं, एक मजबूती से लोकतंत्र को हत्या करने की रोज प्रयास कर रहे हैं, और ये लोग जवाब सुनने को तैयार नहीं। यही इनका अहंकार है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जनता इसी अहंकार को जवाब देने वाली है। आप कांग्रेस पार्टी के सामने देखते हैं, आपने कहा कि हम तो हर चुनाव आखिरी चुनाव की तरह लड़ते हैं, हर जगह मोदी जी का डंका बजता है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बजा भाई? क्यों नहीं बजा? वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं बजा? आप तो वहां के इंचार्ज रहे, क्यों वेस्ट बंगाल में आप तीसरे नंबर पे आए? क्यों सिर्फ 25,000 वोट मिले? अहंकार मत रखिए। आप देखिए, हर चीज में सीखना होता है। हम लोग राजनीति में अहंकार से नहीं चलता है। जनता जनार्दन है। आपका जो आप लोग हर रोज जो डिस्प्ले करते हैं लोकतंत्र की हत्या को, जनता समझती है। अच्छा है रोहन जी, अच्छा है, जिस दिन दिलचस्प है कि ऐसे दिन में जहां पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में आपका लगभग सफाया हो गया है, आप उनको समझा रहे हैं कि कैसे उनको संयम रखना चाहिए, हार में समझना चाहिए। आपसे पूछेंगे, आप महाराष्ट्र बंगाल के बाई इलेक्शन पे ले जाएंगे, उनसे पूछेंगे वो त्रिपुरा नागालैंड की जीत का गाना गाएंगे।